आज की कहानी हरिद्वार में रहने वाले एक आदमी की है जिसका नाम रोहित है। रोहित शादीशुदा था। उसका एक लड़का और एक लड़की थी। रोहित बहुत खुशमिजाज और बहुत ज्यादा मिलनसार आदमी था। उसकी एक दुकान थी किराए की। रोहित वही चलाया करता था। बच्चों को खुश रखना, उनकी हर ख्वाहिश पूरी करना उसे अच्छे से आता था। घर पर ओवरऑल किसी चीज की कमी नहीं थी। सब कुछ था। एक प्यारा खुशहाल परिवार, जरूरत पूरी हो रही थी। हर चीज की कमी किसी चीज की नहीं थी। इन्हें हरिद्वार रहते हुए काफी साल हो चुके थे। तो सभी अगल बगल वाले से इनका जान पहचान और रिश्ता काफी अच्छा था, बिल्कुल परिवार जैसा था। रोहित हर इंसान की मदद कर दिया करता था जिसे उसकी मदद की जरूरत थी, जिसकी वजह से सब उसके परिवार की इज्जत भी करते थे। पर रोहित की बीवी हमेशा एक शिकायत करती थी और एक हिदायत भी देती थी रोहित को कि हर किसी को लेकर घर मत आया करो। कोई भी दोस्ती बाहर तक ही अच्छी लगती है। और दूसरा, वह कहती थी कि सारी जरूरतें पूरी हो रही है हमारी, थोड़े पैसे सेविंग में भी रख लो। और किसी को भी अपने घर का कुछ भी बताना सही नहीं होता है। इस तरह से घर पे मत लेके आया करो। पर रोहित को अपने अलावा सब ही अच्छे नजर आते थे। उसको लगता था कि जैसा मैं हूं वैसे ही सब हैं, तो कोई डरने की बात नहीं है। रोहित हमेशा यही बोलता था कि अभी वो जिंदा है और वो अपने बच्चों की सारी जरूरतें पूरी करेगा। साथ ही फ्यूचर के लिए भी बचाएगा नहीं बल्कि कमाएगा। और ये बोल के बातों को आया गया कर देता था। पर उसने एक बार बैठ के थोड़ा सोचा इस बारे में, और उसने अपने एक दोस्त से इस बारे में बात की। और उन्होंने ये फैसला किया कि वो एक प्रॉपर्टी खरीदेंगे, क्योंकि उसके दोस्त ने भी उसे समझाया कि भाभी किसी भी तरह से गलत नहीं कह रही है। तुम्हारी एक बेटी है, अभी वो छोटे हैं। तुम्हारा एक लड़का है, कल के दिन उससे कुछ हो, उससे पढ़ाई के लिए कोई भी चीज के लिए जरूरत पड़े तो हम खाली हाथ नहीं होने चाहिए। तो फाइनली इन्होंने पार्टनरशिप में एक प्रॉपर्टी लेने की सोची। फिर उसी खुशी में जब बात फाइनल हो गई, ये दोस्त पीने चल दिए आपस में। और पी के ये लेट नाइट घर आया और ये बात ये डेली लाइफ में अपने घर पर बताना भूल गया। अब सब कुछ सही चल रहा था। ये दोस्ती में पीना फिर अचानक बढ़ने लगा। कभी कभी वो घर के बाहर भी रहने लगा। ऐसे ऐसे दिन भी आए जब रोहित पूरी रात घर नहीं आया। और इस बात पे रोहित की वाइफ और उसके बीच में लड़ाई झगड़ा होने लगा और धीरे धीरे ये बढ़ने लगा। बच्चों के मन में भी जो पापा के लिए उनकी सारी खुशियां लाते थे और उनके लिए हीरो थी, वो छवि धीरे धीरे गिरने लगी। जब पीना ज्यादा हुआ तो तबीयत बिगड़ी, और इतनी बिगड़ी कि हॉस्पिटल में एडमिट करने की नौबत आ गई। उन्होंने साफ साफ कहा, अगर इसी तरह से पीते रहे तो इन्हें कोई नहीं बचा पाएगा, और वक्त रहते उन्हें संभालने की चेतावनी दी। उनकी वाइफ रोने लगी और उन्हें बच्चों और अपने परिवार की दुहाई देने लगी। उन्हें पता था कि रोहित बच्चों से बहुत प्यार करता है और बच्चों की खातिर वो दोबारा नहीं पिएगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। उन्होंने अपनी वाइफ से प्रॉमिस किया कि वो ऐसा नहीं करेंगे। अब उनकी वाइफ थोड़ा संतुष्ट थी कि ठीक है, अगर इन्होंने बोला है तो शायद ही दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। दिन बीते, लाइफ वापस ठीक होने लगी। उसने पीना कम कर दिया, इनफैक्ट छोड़ ही दिया। पर रोहित को बीच बीच में दारू की तलब लगती थी। पर वो अपने बच्चों की खातिर रुकना चाहता था, पर रुक नहीं पा रहा था। उसने बहुत ज्यादा कोशिश की और ज्यादा से ज्यादा
वो सिर्फ 6 महीने इस सब पे कंट्रोल कर पाया। वो जानता था कि ये कंट्रोल उससे ज्यादा टाइम नहीं होने वाला था और कुछ हुआ भी यूं ही। उसने वो इतने टाइम से कंट्रोल के बाद भी अपना कंट्रोल खो दिया और पीने लगा। अब ओनली पीना ही नहीं, दुकान पर भी वो नहीं बैठता था, जिससे सामान नहीं बिकता था। सामान नहीं बिका तो घर पर पैसे आने बंद हो गए और उसका दानीपन अंदर से खत्म नहीं हो रहा था। और वो जिस जिसको जैसी मदद की जरूरत थी, जिसने जैसा मांगा, उनको वो चीजें बांटते रहे। फाइनली समय वो आया जिनका उन्हें डर था। हॉस्पिटल में दोबारा रोहित एडमिट हुआ और इस बार लंबे समय तक एडमिट हुआ और बचने के कोई चांस नहीं थे। रोहित की वाइफ ने पूरी कोशिश की उन्हें बचाने की, पर जैसा कि उन्हें शिकायत थी, रोहित ने घर पर एक भी रुपए नहीं बचा रखे थे, तो उन्हें कर्जा करना पड़ा। गहने बिके और स्थिति रोड तक आ गई। बच्चे भी परेशान होने लगे। परिवार में भी किसी ने हाथ नहीं बटाया, कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। ये सब रोहित देख रहा था। उसने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे माफ कर दे, मुझे तेरी बात मान लेनी चाहिए थी। मुझे तू समझाती रही और मैं टालता रहा। जिनकी मैंने मदद की, आज कोई भी तेरी मदद के लिए नहीं है। और रोने लगा और बोला, हो सके तो मुझे माफ करना, तेरे ऊपर ये 2 बच्चों की जिम्मेदारी छोड़कर जा रहा हूं। और रोहित की वाइफ बोलने लगी कि ऐसा कुछ नहीं होगा आपको। पर एक चीज जो नोटिस की रोहित की वाइफ ने, क्योंकि रोहित को वॉशरूम वगैरह वही लेकर जाती थी, कोई था नहीं मदद के लिए आगे। हाँ, कुछ पड़ोसी थे जो रात को चले आते थे ताकि रोहित की वाइफ अपने बच्चों के पास रात को रह सके। तो उनकी वाइफ ने देखा कि उनकी वॉशरूम बिल्कुल ब्लैक आती थी और राख जैसा भी कुछ निकलता था। पर वो बहुत परेशान थी। उन्हें लगा अब शरीर में दारू की वजह से ये सब हो रहा है। जो भी हुआ, अब रोहित कुछ दिन बाद चल बसा। सारे काम हुए, उसे चलाना था, तो अब सब कर्जा काफी ज्यादा हो चुका था। उसे चुकाए बिना उसकी वाइफ सरवाइव नहीं कर पाती, क्योंकि अब लोग उसे भेड़िए की नजरों से देख रहे थे। वो कह रहे थे कि हम आपको कर्जा माफ कर देंगे, आप हमारे पास चलिए आओ। तो रोहित की वाइफ ने दुकान का सारा सामान औने पौने दामों में बेचा और घर का कुछ सामान और भी बेचा और घर का और उनका कर्जा चुकाया और एक बेड, कुर्सी, अलमारी और कुछ कपड़े लेकर अपने बच्चों के साथ ऋषिकेश शिफ्ट हो गई। जिंदगी कट रही थी। उन्होंने 5,000 की नौकरी की और छोटे से कमरे में शिफ्ट होकर जिंदगी दोबारा शुरू करने की कोशिश की। उन्होंने बच्चे को भी पढ़ाना था, तो उन्होंने बेटी को अपने पास रखकर बेटे को हॉस्टल में डाल दिया, जहां उसका काम थोड़ा बहुत स्कॉलरशिप से और थोड़ी मदद से हो जाता था। उनकी माता की पूजा होती थी, पूरा परिवार होता था। उसमें तो रोहित के जाने के बाद वो 5 सालों में शामिल हुए। जो घर की मेन पूजा होती है गांव में, वहां वहां शामिल होके उसकी देवी ने उन्हें कुछ संकेत किया कि तेरे पति की मौत नॉर्मल नहीं थी। देवी ने कहा कि उन्होंने उसे बहुत सारे संकेत दिए, पर उसे समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने बाथरूम का इंसिडेंट याद दिलाया और बोला, तुझे नॉर्मल लगा वो, पर वो नॉर्मल नहीं था। अब उसकी वाइफ से ये सब समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था।
उन्होंने और बात क्लियर करने के लिए एक जाने माने बाबा का पता करवाया। तो उन्होंने बताया कि ये काला जादू और शमशान के भूत दोनों की वजह से था। उन्होंने आगे बताया कि शमशान का भूत, जब तेरा पति किसी को मरने पर शमशान गया था और वहां से निकलते वक्त उसने एक आवाज सुनकर पीछे मुड़ लिया, तो वहां वो चीज उसके साथ आ गई। दूसरा काला जादू, उसकी ज्यादा हेल्पिंग नेचर की वजह से जहां वो लोग रहते थे वहां लोगों को लगता था कि ये कितना खुश है, इसके पास कितना सारा पैसा है। वो काफी टाइम से जलते थे और उनमें से एक वही दोस्त था जिसके साथ तुम्हारे पति ने प्रॉपर्टी की साझेदारी की है। उनको पता था कि उसने तुम्हें प्रॉपर्टी के बारे में कुछ नहीं बताया और वो चाहता था कि पता भी ना चले, इसलिए उसने दारू में ये सब मिला के तेरे पति को दिया और तेरे पति की मौत बिल्कुल ऐसे नेचुरल लगी जैसे दारू पीने की वजह से ही ये सब हुआ था। अब ये सब सुनने के बाद रोहित की बीवी को थोड़ा सदमा लगा, क्योंकि वो उन्हें भैया कहकर बुलाती थी और वो काफी समय उनके काम भी आते थे, उनके घर में आना जाना उनका लगा रहता था, बिल्कुल परिवार जैसा था। और उन्होंने ही उसके साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। अब वो थोड़ी देर बैठी। अब उन्होंने सोचा कि मैं पति को तो बचा नहीं पाई, पर अगर वो प्रॉपर्टी जो उनके पति ने साझेदारी में ली है अगर वो उनको मिल जाती है तो उसके बच्चों की लाइफ थोड़ा इजी हो जाएगी, थोड़ी आसान हो जाएगी। उन्होंने उनसे वापस कांटेक्ट किया और कहा कि किसी ने उन्हें बताया है कि उनके पति ने आपके साथ मिलकर एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया था, क्योंकि बाबा ने साफ साफ उन्हें बताने से मना किया था और कुछ भी संकेत ना देने से भी मना किया था। पहले तो इस बात के लिए उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। फिर जब बहुत ज्यादा फोर्स करके पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हाँ पैसे लगाए थे पर कुछ हजार रुपए ही लगाए थे तो मैं वही दूंगा। पर जो ये प्रॉपर्टी खरीदी गई थी ये बहुत समय पहले खरीदी गई थी, जब प्रॉपर्टी के रेट इतने नहीं थे। तो आज वो हजारों रुपए लाखों रुपए में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो उनकी वाइफ ने कहा कि नहीं, उन्हें इस टाइम की प्रॉपर्टी रेट के अकॉर्डिंग ही पैसा चाहिए, जो कि कुछ 20 लाख के करीब हो रहे थे। पर उसने बहुत आनाकानी की, उसने फोन उठाना बंद कर दिया और वो उनको बहुत ज्यादा चक्कर कटवाता रहा। पर अब जिंदगी के इतने पड़ाव देखने के बाद रोहित की वाइफ काफी ज्यादा मजबूत हो चुकी थी, क्योंकि अब वही अपने परिवार का आदमी भी थी और औरत भी। उन्होंने भी हार नहीं मानी। उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसे नहीं करते हो तो मैं आप पर केस कर दूंगी, जिसके रिटर्न में रोहित के दोस्त ने उन्हें बहुत धमकियां दी कि वो अकेली औरत है, उन्हें सोच समझ के बोलना चाहिए और उनकी एक जवान बेटी भी है, लड़का क्या ही कर लेगा, अभी छोटा है, और बहुत सारी बातें हुई। पर उसकी मम्मी भी डटी रही। फाइनली जहां उन्हें 20 लाख रुपए मिलने थे पर उन्हें 20 लाख का आधा भी ढंग से नहीं मिला। पर ठीक है, उसकी मम्मी उतने में खुश थी कि कुछ मेरे हाथ आए, क्योंकि जिस तरीके से उसके पति को धोखा मिला है उस तरीके से लग रहा था कि उन्हें कुछ भी हाथ में नहीं मिलने वाला। उन्होंने उससे काफी झूठ भी बोला कि उनके पास प्रॉपर्टी के पेपर हैं, पर फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री की कॉपी उनके पास मौजूद है। जबकि उसके दोस्त को लग रहा था कि इसने तो शायद घर पर कुछ नहीं बताया, फिर पेपर्स कैसे हैं। पर रोहित की वाइफ ने बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस से बोला, जो सामने वाला खुद ही डर गया और उसे लगा कि शायद सच में रोहित की वाइफ के पास कोई सबूत है। उसने पूरे पैसे तो नहीं दिए पर कुछ दे दिए, जिससे रोहित की फैमिली की बड़ी मदद हो गई। उसकी वाइफ दिन रात एक करके और पैसे जुटाकर अब अपने लिए घर बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अभी कोई उनके लाइफ में कमाने वाला नहीं आया है।
उनका बेटा भी नालायक ही निकला। उन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी है उन पैसों से, और अभी भी वो दिन रात मेहनत कर रही हैं अपना मकान बनाने के लिए। तो स्टोरी से यही सीखने को मिलता है कि जो कहावत है कि घर का भेदी लंका डाय वाला सीन है, कभी भी किसी को अपने घर की इतनी डिटेल मत दो कि वो कल के दिन तुम्हारा फायदा उठाए या तुम्हें नुकसान पहुंचा सके। यहाँ रोहित की गलती ये रही कि उसे लगा कि उसके जैसे ही सब अच्छे हैं, और जिस तरह से वो मदद कर रहा था वो तो मदद के हिसाब से कर रहा था, पर लोगों को लगा कि इसके पास पता नहीं कितना पैसा है जो किसी को भी दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, जिसकी वजह से रोहित चुभने लगा और जिसकी वजह से उसे लाइफ से हाथ धोना पड़ा और उसके परिवार को इतना सब कुछ झेलना पड़ा।